हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। आपके 7th पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के सिलेबस में यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट चैप्टर के संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे, जो चैप्टर है कि लैंडमार्क्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 एंड 1935। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो जो भारत का वर्तमान एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव बहुत अधिक दिखाई पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश काल से पूर्व भारत में प्रशासनिक व्यवस्था विद्यमान नहीं थी। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही हमें भारतीय प्रशासन का प्राचीनतम रूप देखने को मिलता है और उसके पश्चात प्राचीन प्रशासन, राजपूत काल के समय का प्रशासन, सल्तनत कालीन प्रशासन, मुगल प्रशासन और उसके बाद में ब्रिटिश प्रशासन। तो इस तरह से भारतीय प्रशासन काफी पड़ावों को पार करके आ चुका है, लेकिन जो आधुनिक स्वरूप हमको प्रशासन का दिखाई पड़ता है, जो 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात हमारे द्वारा लगातार अपनाया गया, कंटिन्यू किया गया, वो वास्तव में उसमें सबसे अधिक योगदान ब्रिटिश प्रशासन का माना जाता है। ब्रिटिश प्रशासन काल में जो विकास हुआ, उस विकास की हम शुरुआत की बात करें तो भारत में ब्रिटिश प्रशासन की शुरुआत 1600 ईस्वी में उस समय हुई जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो शासन शुरू किया था वो एक व्यावसायिक संस्था के रूप में शुरू किया और 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ तो फिर भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत हुई और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो 1857 की क्रांति के समय तक चला। 1858 में भारत में प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो गई और कंपनी के शासन का अंत हो गया और भारत सरकार का संचालन कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज ने अपने हाथ में ले लिया, जो 1947 तक, जब तक कि भारत आजाद नहीं हुआ तब तक चलता रहा। ये जो ब्रिटिश प्रशासन है जो भारत में चला, वो एक तरह से बहुत सारी विशेषताओं को लिए हुए था और इन विशेषताओं को हम एक एक करके अध्ययन करेंगे कि किस किस क्षेत्र में विशेष रूप से ब्रिटिश प्रशासन का प्रभाव हमको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत में केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद का विकास हुआ। केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद जो है उसको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं उसके विकास को। एक तो रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर जब कंपनी के द्वारा सत्ता का हस्तांतरण ब्रिटिश ताज को किया गया तब तक, जिसको हम कह सकते हैं 1773 से 1858 तक। दूसरा जो इसका काल है वो है कि जब ब्रिटिश शासन प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आया, तब से लेकर भारतीयों को जब शासन का उत्तरदायित्व प्रदान किया गया, यानी 1858 से लेकर 1919 तक। और तीसरा जो इसका विकास हुआ वो हुआ कि प्रांतीय क्षेत्र में आंशिक उत्तरदायित्व दिया गया प्रांतीय क्षेत्र को, या आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई और उसके बाद में सत्ता का हस्तांतरण भारतीयों को किया गया, यानी 1919 से लेकर 1947 तक। केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद की जो स्थापना थी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी और इस एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को कंपनी के भारतीय प्रदेशों का गवर्नर जनरल बनाया गया और इस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद की स्थापना की गई। रेगुलेटिंग एक्ट में ये व्यवस्था भी की गई कि गवर्नर जनरल की परिषद के सारे निर्णय बहुमत से होंगे और गवर्नर जनरल को इस परिषद के निर्णय मानने पड़ेंगे।
1833 के चार्टर अधिनियम, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम, 1874 के अधिनियम, 1919 में जो अधिनियम 1909 में जो अधिनियम बनाया गया, इन अधिनियमों के माध्यम से केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या में कभी घटाव आया और कभी बढ़ोतरी हुई। जब 1919 के एक्ट लागू किया गया, 1919 का एक्ट, उस समय इस गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में 6 साधारण सदस्य थे और जो सेनापति होता था वो इसका असाधारण सदस्य होता था। इस परिषद के सदस्य अपने अपने अधीन जो विभाग आते थे वो इन विभागों के अध्यक्ष होते थे और इनके जो कर्तव्य होते थे वो कर्तव्य प्रशासकों के अधिक होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन के अधिक होते थे। और ये गवर्नर जनरल को परामर्श भी देते थे, लेकिन साथ में प्रशासकों की भूमिका भी अधिक निभाते थे और हर सदस्य अपने विभाग के मंत्री के समान राजनीतिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करता था। और जिस विभाग का वो अध्यक्ष होता था उस विभाग में स्थायी कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या होती थी और जिसका जो सबसे सर्वोच्च पदाधिकारी होता था वो सचिव होता था, जो स्थायी होता था, जिसको वेतन मिलता था। और ये जो सचिव होता था, स्थायी सचिव, ये बहुत सीनियर यानी वरिष्ठ और अनुभवी यूरोपियन अधिकारी होता था, यूरोपियन ऑफिसर होता था। और ये जो विभागीय सचिव था, इसका काम ये था कि वो विभागीय अध्यक्ष के सामने जो भी मामले होते थे वो निर्णय के लिए रखते थे और साथ में वो अपनी जो सलाह होती थी और अपनी जो परामर्श होता था वो भी इन अध्यक्ष को देता था। तो इस तरह से परिषद के जो सदस्य होते थे वो साधारण मामलों में अंतिम निर्णय करके और निष्कर्ष आदेश के रूप में प्रसारित कर देते थे। लेकिन अगर कोई महत्वपूर्ण मामला होता था तो वो सदस्य गवर्नर जनरल की स्वीकृति के लिए उस मामले को भेज देते थे। यदि गवर्नर जनरल इस निर्णय को अस्वीकार करता था तो फिर संबंधित सदस्य इस तरह के मामले को इस पूरी कार्यकारिणी परिषद के सम्मुख पेश कर सकता था। एक से अधिक विभागों से संबंधित मामले पर यदि संबंधित विभाग सहमत नहीं हो पाते थे तो फिर उसे गवर्नर जनरल के पास पे भेजा जाता था। तो इस प्रकार से केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद की स्थापना हुई और ये एक तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती थी। दूसरा जो महत्वपूर्ण विकास का तत्व था ब्रिटिश प्रशासन में वो था केंद्रीय सचिवालय का विकास। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन एक केंद्रीय सचिवालय का भी गठन किया गया था और इस सचिवालय में इस बात को ध्यान में रखते हुए कि खर्च कम किया जाए, काफी कुछ इसमें परिवर्तन किए गए और ये परिवर्तन एक इस बात का ध्यान रखा गया कि बहुत अधिक विभाग न रखे जाएं, इसलिए राजस्व और वित्त विभाग को मिला के एक मिश्रित विभाग बना दिया गया। और 1843, 1855 और 1862 से लेकर 1919 तक सचिवालय के विभागों को कई बार गठित और पुनर्गठित किया जाता रहा। 1919 से लेकर 1947 तक का युग केंद्रीय सचिवालय में बहुत विभिन्न सुधारों का रहा, इसलिए ये वाला समय सुधारों का युग कहा जाता है। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे वित्तीय प्रशासन की। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित होने के बाद में प्रांतों को वित्त के संबंध में बहुत अधिक स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन 1833 से 1870 तक
प्रांतीय सरकारें केंद्रीय सरकारों के अभिकर्ता के रूप में काम करती रही और उन प्रांतीय सरकारों को कर लगाने और उनको खर्च करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। 1833 से लेकर 1870 तक ब्रिटिश भारत के जितने भी प्रांत थे उनसे जितना भी प्राप्त राजस्व होता था वो एक ही निधि समझा जाता था और इसमें से व्यय की स्वीकृति का अधिकार केवल गवर्नर जनरल को ही था। बाद में 1870 में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में लॉर्ड मेयो के द्वारा एक निश्चित योजना को अपनाया गया और इसके आधार पर कुछ व्यवस्थाएं की गई, जैसे जेल, रजिस्ट्रेशन, पुलिस, चिकित्सा, शिक्षा, सड़कें, छपाई इत्यादि पर जो भी खर्च होता है और उनसे जितनी भी आय प्राप्त होती है उसको प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में हस्तांतरित कर दिया गया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह की गई कि प्रांतों को कुछ निश्चित वार्षिक अनुदान देने की व्यवस्था की गई। 1882 में एक नई योजना प्रस्तावित की गई और ये योजना थी कि प्रांतीय सरकारों को और अधिक उत्तरदायित्व प्रदान किया जाए। और इसी समय 1882 में राजस्व के साधनों को 3 भागों में विभाजित किया गया, केंद्रीय, प्रांतीय और विभाजित। केंद्रीय मदों से जो प्राप्त होने वाला राजस्व था उस पर केंद्रीय प्रशासन का अधिकार होता था। प्रांतीय मदों से प्राप्त होने वाले राजस्व को प्रांतों को नियंत्रण दे दिया गया राजस्व का। और विभाजित मदों से तात्पर्य था कि केंद्र और प्रांतीय सरकारों के बीच में बराबर बराबर वितरण किया जाए। तो इस प्रकार से यह व्यवस्था 1907 तक चलती रही और 1919 के एक्ट के बाद में प्रांतीय शासन में उत्तरदायित्व के तत्व का भी समावेश हुआ और प्रांतों के बजट को केंद्रीय सरकार के बजट से बिल्कुल अलग कर दिया गया और प्रांतीय सरकारों को अपने बजट के निर्माण का पूरा अधिकार भी दिया गया। तो इस तरह से केंद्रीय सरकार के साथ साथ प्रांतीय सरकारों को भी अपनी आय के साधनों और व्यय करने की जो भी मदें थी उन पर पूर्ण नियंत्रण का अधिकार दिया गया। और इस प्रकार से प्रांतों को पहली बार पूर्णतया अपनी स्थानीय प्रकृति के अनुसार अपनी जो प्रांत की जो स्थानीय जो भी उनकी विशेषताएं थी उनके आधार पर कर लगाने का अधिकार दिया गया। और इस प्रकार से प्रांतों को कुछ वास्तविक स्वायत्तता भी मिली। और 1935 के एक्ट के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था भी की गई थी। और 1935 के इस अधिनियम के द्वारा संघीय सरकार के द्वारा प्रांतों में 3 सूचियों के आधार पर कार्यों का वर्गीकरण किया गया और वित्तीय साधनों का भी विभाजन किया गया। संघीय सरकार और राज्यों के पृथक पृथक साधन रखे गए आय के और प्रांतों को कुछ उधार लेने का अधिकार भी दिया गया। प्रांतों को अपना घाटा पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कुछ वित्तीय सहायता भी प्रदान करने का नियम रखा गया। और एक नियमेर कमेटी की रिपोर्ट की इस बात को स्वीकार किया गया कि आयकर की भी आधी धनराशि प्रांतों में बांटी जाए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अगले जो क्लास में हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश शासन में स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ, क्षेत्रीय प्रशासन का विकास कैसे हुआ और न्याय प्रशासन का विकास कैसे हुआ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।